नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना अब अपने मौजूदा MBRLM उनके लिए अब बैरल से लॉन्च किए जाने वाले कैमिकेजी ड्रोन की तलाश कर रही है। यानी कि भारतीय सेना इनके जरिए अपनी स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने जा रही है। आपको बता दें कि MBRLM भारतीय सेना के लिए काफी क्रांतिकारी रहे हैं, क्योंकि मौजूदा आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जिनमें कि ग्रेड, पिनाका और स्मर्श में लॉइटरिंग म्यूनिशंस को इंटीग्रेट करने पर विचार किया जा रहा है। और ये प्लेटफॉर्म पहले से ही पावरफुल रॉकेट सॉल्वो लॉन्च करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। और एक बार ये लॉइटर म्यूनिशन से लॉन्च करने वाली क्षमता प्राप्त कर लेंगे तो आप समझिए कि युद्ध के मैदान में भारत गेम चेंज कर सकता है। यानी कि अगर इन्हें सफलतापूर्वक तैयार कर लिया जाता है तो भारत की MBRLM प्रणाली जो है वो काफी पावरफुल हो जाएगी, जिससे कि भारत लॉन्ग रेंज की प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते। हालांकि इसके लिए काफी चुनौतियां भी आएंगी सामने, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि कई सारे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स इसके लिए तैयार किए जाएंगे, जिसे कि इनमें इंटीग्रेट भी किया जाएगा। मल्टी बैरल लॉन्च सिस्टम जैसे कि ग्रैड, पिनाका और स्मर्श जैसे प्लेटफॉर्म के साथ एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो सॉल्वो मोड में 10 से ज्यादा लॉइटर म्यूनिशन लॉन्च कर सकता हो। इसके अलावा ऑनबोर्ड फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर और सेंसर्स भी तैयार किया जाना है। लंबी दूरी की कम्युनिकेशन प्रणाली भी तैयार की जानी है। वॉरहेड और फ्यूज भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी तैयार किया जाएगा। तो इससे काफी सारे फायदे होंगे, लेकिन चुनौतियां भी काफी ज्यादा हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भले ही भारत और फ्रांस की दोस्ती मजबूत है, लेकिन दोस्तों डिफेंस का जो समझौता हम फ्रांस के साथ करते हैं उसे लेकर भी कई तरीके की चिंताएं सामने आई हैं। हाल ही में कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा है कि डसॉल्ट एविएशन बहुत ही धीमी गति से अपने एरोस्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है, खास करके अपग्रेड प्रोग्राम की अगर बात की जाए। अभी हाल ही में डसॉल्ट की तरफ से खबर आई है। उन्होंने कहा कि राफेल जेट पर जो मौजूदा RBE-2 एक्टिव फेज एरे रडार है, अगर उसकी जगह भारत का जो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया आईसा रडार लगाया जाता है, यानी कि उत्तम आईसा रडार लगाया जाता है, तो इसे बदलने में 8 सालों का वक्त लगेगा। और ये जो 8 सालों का वक्त बता रहा है फ्रांस, अगर आप इस बात को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं तो आपको पता चलेगा कि मिराज 2000 अपग्रेड प्रोग्राम में भी यही कहा गया था डसॉल्ट की तरफ से। डिफेंस एक्सपर्ट्स खुद कहते हैं कि बहुत ही स्लो प्रोसेस के तहत डसॉल्ट एविएशन काम करता है। इंडियन एयरफोर्स के 50 मिराज 2000 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की काफी लंबी प्रक्रिया लगी थी, यानी कि उसमें 8 साल से अधिक का वक्त लगा था। और यह स्थिति बिल्कुल नए फाइटर जेट खरीदने जितनी महंगी हो गई थी। और डसॉल्ट के बारे में यह कहा जाता है कि डसॉल्ट एरोस्पेस एक तो उच्च लागत और लंबे अपग्रेड जो साइकिल्स हैं उसके लिए जाना जाता है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन सकता है, अगर भारतीय वायुसेना जो कि 114 MRFA के तहत राफेल F4 को चुनने की बात कर रही है। यही डिफेंस एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरीके से भारत फ्रांस पर निर्भर रहेगा तो इससे भारत की जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं दोस्तों भारत अस्त्र मार्क मिसाइल को राफेल फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने की बात कह रहा है। इसके अलावा और भी जो स्वदेशी हथियार हैं वो इसमें इंटीग्रेट किए जाने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अभी आपको बताया कि अस्त्र MK1 एयर टू एयर मिसाइल, अगर इसको भी इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए डसॉल्ट की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे ऑब्वियस बात है ये काफ़ी महंगा हो जाएगा और भविष्य में भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी अपने स्वदेशी हथियारों को इन फाइटर जेट में इंटीग्रेट करना। अगर हम ये भी मान लेते हैं कि हम इसमें अपना उत्तम आईसा रडार नहीं लगाते राफेल फाइटर जेट में और मौजूदा जो RB-2 आईसा रडार है उसी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये समझिए कि हमें हर अपग्रेडेशन के लिए डसॉल्ट पर निर्भर रहना होगा। मतलब ये कि आपको निर्भरता तो रखनी पड़ेगी डसॉल्ट के ऊपर, और साथ ही साथ और जो भी नया विकास होगा हर नए विकास के लिए आपको भारी भरकम पैसा देना होगा। इसीलिए दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत को MRFA टेंडर में अब फाइटर जेट के सिस्टम के जो सोर्स कोड है उन्हें प्राप्त करने और रडार जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को अपने स्वदेशी उत्तम आईसा रडार से बदलने पर जोर देना होगा, नहीं तो दिक्कत वही आएगी। भले ही भारत के लिए 114 MRFA फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को आधुनिक बना देंगे, लेकिन अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो आप समझिए ये एक टेंशन बन जाएगी लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि भारत ने AMC फाइटर जेट के लिए रशिया का इंजन क्यों नहीं चुना, खास करके जो कि उनके Su-57 फाइटर जेट में लगा है। आपको बता दो कि भारत भले ही अलग अलग देशों से बात कर रहा है AMC फाइटर जेट के इंजन को बनाने को लेकर, लेकिन भारत ने रशिया को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। शुरुआत में तो तेजस मार्क 2 और AMC प्रोटोटाइप के लिए GE F414 इंजन खरीदे जाएंगे, आप सब जानते हैं इस बात को। ऐसे में दोस्तों भारत ने रशिया के AL-51F1 इंजन के कम थ्रस्ट वेरिएंट को लोकली यानी कि देश में बनाने को लेकर जो अवसर था उसे खो दिया। ये बात भारत को रशिया के साथ करनी चाहिए थी। ये जो इंजन है वो इस वक्त रशिया के Su-57 फाइटर जेट को पावर देता है। AL-51F1 इंजन को तकनीकी रूप से काफ़ी सराहा गया है और इसकी क्षमताएं भी बहुत ज़बरदस्त है। इसे नए फाइटर जेट के साथ अनुकूलित भी किया जा सकता है। रोस्टेक ने इस AL-51F1 इंजन को
तैयार किया है, वो भी कठोर परीक्षणों के साथ, जिसने की अपनी अपेक्षाओं को भी पार कर दिया। यानी कि रशियन फाइटर जेट्स के लिए गेम चेंजर भी साबित हुआ है। ये इंजन ड्राइव मोड में 11,000 किलोग्राम का थ्रस्ट पैदा करता है, जबकि आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करते हुए ये 18,000 किलोग्राम का एक जबरदस्त थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है। यानी कि पावर के मामले में भी ये इंजन काफी ज्यादा है, जो कि Su-57 जैसे फाइटर जेट को मैक 2 की क्रूजिंग स्पीड प्राप्त कराता है। यानी कि ये जो स्पीड है वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण विशेषता होती है, जिसमें कि स्पीड और स्टेल्थ दोनों जरूरी होते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों AMC फाइटर जेट का आकार जो है वो Su-57 की तुलना में अलग है, प्रदर्शन भी अलग है, मिशन प्रोफाइल भी अलग है। इसीलिए भारतीय AMC फाइटर जेट के लिए 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है वो काफी उपयुक्त है। लेकिन यहाँ पर AL-51F इंजन जो है वो 176.52 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है, जो कि काफी पावरफुल है। ये AMCA के लिए बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली हो जाएगा, यानी कि जरूरत से ज्यादा। ऐसे में ये भी हो सकता था कि भारत AL-51F1 इंजन के कम थ्रस्ट वाले वेरिएंट को प्राप्त कर सकता था। दरअसल AL-51F1 इंजन की जो सबसे मुख्य उन्नति यानी कि एडवांसमेंट हुई है वो है एक एयरक्राफ्ट के इंफ्रारेड सिग्नेचर को काफी कम कर देना, और Su-57 आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए बिना मैक 2 की स्पीड से क्रूज कर सकता है, जिससे कि फाइटर जेट का ईंधन भी बचता है और वो दुश्मनों के रडार से भी बच जाता है। इससे एक टैक्टिकल लाभ भी मिलता है। जैसे दोस्तों भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम को लेकर रशिया के साथ बातचीत की, उसे आगे बढ़ाया और आज ये काफी सफल प्रोग्राम है। ऐसे में भारत को रशिया के साथ इस इंजन को लेकर भी बातचीत करनी चाहिए थी। इससे भारत में भी घरेलू स्तर पर भविष्य का इंजन विकसित हो सकता था, और भारत इन वेस्टर्न सप्लायर्स पर इंजनों पर निर्भर रहने की बजाय, जो कि ऑब्वियस सी बात है रिस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं, अगर वो तकनीक भी ट्रांसफर करते हैं तब भी, ऐसे में रशिया का इंजन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता। इस बारे में आपको क्या लगता है वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय स्टार्टअप कंपनी एरो आर्क ने अपना एक नया कोवर्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल का अनावरण किया है, जिसका नाम त्रिशूल X रखा गया है, और ये कटिंग एज ड्रोन है, जिससे कि जो कि हमारे सैनिकों की जो टेक्टिकल अवेयरनेस और ऑपरेशन एफिशिएंसी है उसे बढ़ाएगा। हाल ही में इंडियन आर्मी ने 700 त्रिनेत्रा D ड्रोन को खरीदा है। ऐसे में एरो आर्क ने अपने त्रिशूल X को भी अमेरिकी स्काइडियो X-10 के स्थानीय रूप से निर्मित संस्करण के रूप में विकसित किया है। त्रिशूल में भी एक हाई रेजोल्यूशन वाला थर्मल इमेजर और 64 मेगापिक्सल तक के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगे हैं, जो कि कम रोशनी में भी जबरदस्त क्षमता प्रदान करते हैं। हाल ही में बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नासिक में फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान तोप का गोला फटने से 2 अग्निवीरों की मौत हो गई है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अग्निवीरों की एक टीम इंडियन फील्ड गन से गोले छोड़ रही थी। ऐसे में गोला फट गया और ये अग्निवीर घायल हो गए, बाद में इनकी मौत हो गई। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने 2 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यूनिटों का परीक्षण करना शुरू कर दिया है, जो कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए। इसमें से पहली यूनिट का रिग्रेस इन्वायरमेंट स्ट्रेस स्क्रीनिंग की जाएगी, जो कि इस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की क्षमता को प्रदर्शित करेंगे, खासकर की चैलेंजिंग ऑपरेशनल कंडीशन में। वहीं जो दूसरा सेट है उसका इस्तेमाल फ्लाइट टेस्टिंग सेफ्टी के लिए किया जाएगा, ताकि इसकी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को रियल वर्ल्ड फ्लाइट सिनेरियो में प्रदर्शित किया जा सके, जो कि एयरक्राफ्ट की कम्युनिकेशन क्षमता को बढ़ाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम को मेटेरियलाइज नहीं किया जा सका, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि जो भारत का प्रोजेक्ट 76 है, जिसमें कि स्वदेशी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाई जाएंगी और इनका डिजाइन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 2 4 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम ट्यूब्स होंगे, जो कि लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर है और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिनकी रेंज 800 किलोमीटर है, उन्हें लॉन्च कर सकेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारत को पहले बैच के तहत जो 2 MQ-9B ड्रोन्स हैं उनकी डिलीवरी 2027 तक करेगा, और इन्हें भारतीय नौसेना और भारतीय सेना को दिया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने फेज 3 के तहत स्पेस सर्विलांस मिशन के लिए मंजूरी दे दी है, जिनकी अनुमानित लागत करीबन $3 बिलियन है, जिसके तहत 52 सर्विलांस सैटेलाइट्स बनाए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल बैटल और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यूरोफाइटर टाइफून कंसोर्टियम ने एक बड़ी चिंता जाहिर की है रक्षा मंत्रालय के सामने, वो भी डसॉल्ट एविएशन की क्षमता को लेकर। उन्होंने कहा कि डसॉल्ट एविएशन अपनी अधिक कीमतें और टाइमलाइन की डिलीवरी में देरी के लिए जाना जाता है, और खुद डसॉल्ट एविएशन राफेल फाइटर जेट का प्रोडक्शन करने को लेकर बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बैकलॉग भी पड़े हुए हैं,
दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि राफेल फाइटर जेट की जो प्रोडक्शन लाइन है फ्रांस में वो बहुत धीमी गति से चल रही है। अब ऐसे में क्वेश्चन यही आता है कि डसॉल्ट कैसे भारतीय वायुसेना की टाइमलाइन को पूरा कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डसॉल्ट का पूरा कंट्रोल होगा भारतीय प्रोडक्शन प्लांट में भी अगर वो यहाँ पर तैयार भी होते हैं, और ये कंडीशन भारत के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी। और डसॉल्ट एविएशन खुद भी रक्षा मंत्रालय को कह चुका है कि उनका जो भारत में प्लांट लगेगा जहां से ये फाइटर जेट्स तैयार होंगे, वो साल में केवल 12 ही फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर पाएंगे। ऐसे में अगर आप अनुमान लगाए तो 114 फाइटर जेट जो MRF के तहत अगर हम खरीदते हैं राफेल को, तो उनकी डिलीवरी में 9 सालों का वक्त लगेगा, और ये टाइमलाइन भारतीय वायुसेना को भी बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे में यूरोफाइटर टाइफून कंसोर्टियम ने कहा है कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि वो भारत में अपने लोकल प्रोडक्शन को काफ़ी तेजी से बढ़ा सकते हैं और 24 एयरक्राफ्ट हर साल भारतीय वायुसेना को दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर इंडिया स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा तो वो भी काफ़ी कम कीमत का होगा फ्रांस के राफेल फाइटर जेट की तुलना में। तो ऐसे में दोस्तों राफेल फाइटर जेट वैसे भी काफ़ी महंगा हो रहा है और इस तरीके की समस्याएं सामने आती हैं, तो आप देखिएगा कि भारत को एक दूसरे ऑप्शन पर विचार करना पड़ सकता है। तो फिलहाल इतने तक टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।